स्वागत है आपका मेजर जनरल संजय मेस्टन नई परख के मंच पर एक बार फिर। इस वक्त सारे देश की जुबान पर एक ही सवाल है कि अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों के ऊपर काम कर रहे चालक दल के सदस्य भारतीय सदस्यों को क्यों मारा। हम सब जानते हैं कि खाड़ी के इलाके में जो व्यापारिक जहाज समुद्र में घूमते हैं, आते जाते हैं, उनके ऊपर करीब 500 से ज्यादा भारतीय उनके चालक दल में काम करते हैं। 500 से ज्यादा नाविक जो हैं, सी फेयरर्स, उनके यहाँ काम करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी देश के नाविकों से ज्यादा भारतीय नाविकों की संख्या ज्यादा है। और जिस जहाज पर हमला करने से हमारे 3 भारतीय मारे गए, उसमें भी, उस चालक दल में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतवासियों की संख्या काफी ज्यादा थी। 1-2 यूक्रेन के लोग थे, कुछ 1-2 कुछ पाकिस्तानियों के थे, उंगलियों पर गिनने लायक, लेकिन भारतीय लोग ही ज्यादा थे। अमेरिका ने न केवल इनकी हत्या की, बल्कि जब भारत ने एक साधारण सा, औपचारिक सा प्रोटेस्ट किया उनके चार्ज डी अफेयर को बुलाकर, और जिसमें आप अगर भारत के विदेश मंत्री की भाषा भी देखें तो वो भाषा बड़ी सधी हुई डिप्लोमेटिक भाषा है, जिसमें उन्होंने उनका प्रोटेस्ट किया। और उसका जवाब, बजाय इसके कि अमेरिका अफसोस व्यक्त करता, बजाय इसके कि अमेरिका कहता कि अगली बार इस तरह का नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे, मार्को रूबियो ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम उनके साथ में जो जिस तरह से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आपको अमेरिकी सेना के आदेश मानने पड़ेंगे, हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वो, इस तरह की तमाम उन्होंने बातचीत की। ये कितना अजीब सा है। मतलब एक भारत के एक विख्यात सेनापति और रणनीतिकार के तौर पर, जिनको विदेश नीति की भी जानकारी है, जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस की भी जानकारी है, जो भारत अमेरिका संबंधों के जो नाजुक पहलू हैं उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस घटना के कौन कौन से सामरिक पहलू हैं, फौजी पहलू हैं, और कौन कौन से विदेश नीति संबंधी पहलू हैं जिन्हें आप रेखांकित करना चाहेंगे, अंडरलाइन करना चाहेंगे, मेजर जनरल संजय मेस्टन? और देखिए, इसमें कई पहलू हैं। आपने बड़ा अच्छा बोला अभय जी। अब पहली सवाल तो ये उठता है कि ये लड़ाई किसके बीच में है। ये लड़ाई डायरेक्ट है, जो 2 देशों के बीच में है, वो है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई है तो उसमें किसी भी देश का, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, उनका कोई अधिकार नहीं है कि इंटरनेशनल वाटरवेज में किसी भी शिप को टारगेट करे, चाहे किसी भी कंट्री की हो। नंबर 2, आज की तारीख में फिलीपींस के बाद पूरा जो भारत के सी फेयरर्स हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं, तकरीबन 5 लाख की संख्या है, और 15% सी फेयरर्स वर्ल्ड में आज भारत से हैं। और 2030 तक मेरे को लगता है कि जिस प्रकार भारत डेवलप कर रहा है और जो हमारा यूथ पढ़ाई करता जा रहा है और तरक्की कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि हम नंबर 1 सी फेयरर्स वर्ल्ड में हो जाएंगे। कहने का मतलब है, शिपिंग के जरिए 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड शिप्स के जरिए होता है, वॉल्यूम से अगर मैं बात करूं, और अगर वैल्यू से बात करूं, पैसों के लिहाज से 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वो सारा शिप्स के जरिए होता है। तो यहाँ पर एक बात साफ उभर के आती है कि भारत के सी फेयरर्स का बहुत बड़ा रोल है ये शिपिंग, ये जो इकोनॉमी चल रही है पूरे विश्व की, क्योंकि हर जगह भारत के सी फेयरर्स हैं, किसी भी शिप में आप जाइए। अब सवाल उठता है अमेरिका ने क्यों किया। पहली बात, अमेरिका प्रेसिडेंट ने बार बार बोला है कि हमने ईरान की नेवी को ध्वस्त कर दिया है और आईआरजीसी नेवी को ध्वस्त कर दिया है। अगर ध्वस्त कर दिया है तो फिर वहां डर किस प्रकार का था? फिर तो शिप्स को आना जाना जाहिर था। उनका सवाल ये उठता है कि एक्चुअली हकीकत में वो हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि आईआरजीसी की नेवी, खासकर जो छोटी असॉल्ट बोट्स हैं, फास्ट असॉल्ट बोट्स, और जो उनकी छोटी सबमरीन्स हैं जिसमें 5 से 10 लोग भी जा सकते हैं, और अंडरग्राउंड जो इनके ड्रोन सिस्टम्स है, उसकी वजह से ये काफी यहाँ पर मैं बोलूंगा अमेरिका को प्रॉब्लम हो रखी थी। तो अमेरिका ने जो बार बार घोषित किया कि हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था नेवी को, वो तो मैं नहीं मानता, क्योंकि फिर तो एक ब्लॉकेट लगने का मतलब ही नहीं था अमेरिकन ब्लॉकेट का। तीसरा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ऐसी कार्रवाई कर सकता है कि जो ईरान ने भी बीच में शुरू में की थी,
कि कई कंट्रीज की शिप को बर्बाद किया था, थाईलैंड और किसके शिप को जला दिया था। अब जो आर्मीज होती हैं, प्रोफेशनल आर्मीज, वो कमर्शियल शिपिंग्स को बर्बाद नहीं करती हैं। मैं आपको ऑप सिंदूर का एक पहलू देता हूं। आपको याद होगा, पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा था, जब हम फायर कर रहे थे इनकी एयरफील्ड्स पे 8 और 9 तारीख मई की रात को, उस समय लाहौर से कराची तक इनकी फ्लाइट चल रही थी जानबूझकर, और वो चाह रहे थे कि वो अपने सिविलियंस को रिस्क में डाल रहे थे, और वो चाह रहे थे कि भारत की कोई भी मिसाइल शायद ये इनके सिविल एयरक्राफ्ट में लग जाए, और वो एक बहुत बड़ा न्यूज बन जाएगा और पूरी वर्ल्ड की सहानुभूति हो जाएगी। भारत ने किसी भी उनके सिविल एयरक्राफ्ट को डैमेज नहीं किया। ये दिखाता है संयम। और अगर मैं इंग्लिश भाषा में बोलूं, तो इंडियन आर्मी ने जो करके दिखाया है वो रिस्ट्रेंट और डिसिप्लिन एक लीडरशिप या एक फोर्स का काम होता है। अमेरिका फोर्सेस क्या रिस्ट्रेंट है या डिसिप्लिन्ड है? साफ जवाब है नहीं। कमर्शियल शिप को क्यों टारगेट करना? अगर आप में इतना दम है तो आपको ईरानियन नेवी के जो पेट्रोल बोट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना था, वो आपने किया नहीं। और उस ऐसी शिप को टारगेट करता, चलिए मैं मान सकता हूं कि उसको अमेरिकन को पता नहीं होगा, क्योंकि ये शिप भारतीय नहीं थी, ये शायद पेरुवियन कंपनी की थी। लेकिन कोई भी उसमें सी फेरर्स तो किसी भी कंट्री के हो सकते थे, इत्तेफाक से वो भारत के थे। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियर भाषा में बोला कि अमेरिका को इस पे रिग्रेट करना चाहिए, टोक देना चाहिए। वो तो किया नहीं है, वो एरोगेंसी की है, और वो एरोगेंसी भारत या किसी भी देश को वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल एक प्रोफेशनल फोर्स, उन्होंने गलत काम किया है, जो मैंने आपको अभी बताया। आप सिंदूर का एग्जांपल देखें, और आप सिंदूर में एक और मैं चीज बोलूंगा, हमने इनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया था। अमेरिका ने ईरान के तकरीबन 270 से ज्यादा बच्चे मारे, वो कोलैटरल डैमेज कैसे बोल सकते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। शिप्स को डिस्ट्रॉय करना, कमर्शियल शिप्स को, और धमकी देना और एरोगेंसी दिखाना, मेरे ख्याल ये तो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, और भारत जैसा देश को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल हमको इस विषय पे थोड़ा और गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस विश्व का गुरु नहीं है, वो किसी के ऊपर ये टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता है। और मेरे ख्याल एक मैच्योरिटी ये होती कि उनके मार्को रूबियो, जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले भारत में आए थे, ये क्वाड समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में, उनको इतना तो बोल सकते थे कि यस, वी रिग्रेट एंड वी आर सैडेंड, और वी एक्सप्रेस आवर कंडोलेंस टू द लॉस ऑफ इंडियन लाइव्स। क्या फिर it will not happen again, and it will not happen again. We will ensure that it will not happen again. यस, तो उन्होंने ये कुछ नहीं बोला। तो ये मैं बोलूंगा एक अमेरिका की एरोगेंसी अनएक्सेप्टेबल है, और एक वर्ल्ड लीडर का ये दिखाता है कि ये रूप और रवैया ठीक नहीं है। और आज जिस प्रकार वो स्टेटमेंट भी देते हैं, आपने देखा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी एफ वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट। तो ये एरोगेंसी, और इसीलिए तो इनका नेटो भी टूट रहा है आज। मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म में अमेरिका का सिर्फ अभी पावर है एआई में या कुछ चीजों में, लेकिन जिस दिन ये हर कंट्री के अंदर ये पावर आ जाएगी, अमेरिका मेरे को लगता है आइसोलेट होता जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स है मार्को रूबियो के, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, कंडेमनेबल है। और मिलिट्री पार्लेंस में मैं बोलूंगा तो ये एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस का काम ऐसे नहीं होता है कि वो सिविल शिप्स को करें। अगर उनमें इतना दम था, उनको ईरानियन नेवी को ठोकना चाहिए था। और आज हकीकत यह है कि ये जो एमओयू अंडरस्टैंडिंग भी, ये जो बातचीत हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि हमने साइन कर रहे हैं 19 जून को, मेरे ख्याल ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका इस लड़ाई में उनका पलड़ा भारी नहीं था, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी जल्दी कर रहे थे कि ये साइन हो जाए और ये इस मुसीबत से बचे। अच्छा, ये तो खैर इस विषय पे हम आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसको ईरानी एक समाचार एजेंसी ने जारी किया है, और हम सब लोगों ने उसकी वजह से उसको पढ़ लिया है, और वो 14 सूत्री है, 14 पॉइंट है, उसके ऊपर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे आपसे, आपकी उपस्थिति का लाभ उठाएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मार्को रूबियो ने बदतमीजी दी, भाई ये बात डिप्लोमेट, जिन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो कोई डिप्लोमेसी की लैंग्वेज तो है नहीं, उन्होंने जो बदतमीजी दी, जो अशिष्टता दी उन्होंने,
उसका जवाब भारत ने क्यों नहीं दिया? नंबर एक बात, पहली बात तो यह है कि भारत की तरफ से इस सवाल को लेकर चुप्पी क्यों है? एक तो ये महत्वपूर्ण हुआ, या तो भारत ने कोई जवाब दिया, हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज्यादा इसकी वो चर्चा हो रही है, अभी तक तो विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ जानी चाहिए थी कि भाई हमने उन्होंने हमसे ये कहा तो हमने भी उनसे ये कहा, आंख में आंख डाल के हमने बात की उनके साथ में, और करना भी चाहिए। दूसरा ये है कि जब ओमान की तरफ से अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी कर रखी है, और जब ये जो कमर्शियल शिप थे वहां से गुजर रहे थे, तो क्या अमेरिका ने उनके ऊपर मिसाइल मारी या क्या किया? मतलब उनके ऊपर किस तरीके से ये हमला हुआ, इसके बारे में देखिए, थोड़ी और जानकारी दीजिए। जी। और देखिए आपने 2 पॉइंट्स उठाए कि भारत ने उसके बाद क्या किया है। हम्म, देखिए, मेरे को तो लगता है कि अगर मार्को रूबियो ने इस प्रकार स्टेटमेंट दिए हैं और कोई रिग्रेट का नहीं है, तो भारत का भी एक काउंटर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो होना चाहिए, कोई शक नहीं है। हम्म, लेकिन एज़ अ सैनिक, एज़ अ रिटायर्ड फौजी, मेरा इसके अलावा और मैं कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर यस, काउंटर तो करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में भी हम्म, बहुत तरीके होते हैं कन्वे करने को। तो हो मेरे को लगता है कि शायद G7 समिट जो होने वाली है 17 को, शायद G7। ऑन द साइडलाइन्स प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। अब वो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब इसको कैसे बर्बाद किया होगा ये शिप को, हम्म, जो अभी तक इनपुट्स आ रहे हैं, शायद इस पे कोई मिसाइल दागी है, जो मेरे को लग रहा है। हम्म, और वो इसका बेसिक मुद्दा ये था कि इस शिप को डिसेबल करना। डिसेबल मतलब कि वो चल ना पाए। तो कुछ कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वो घुसा तो है मिसाइल, लेकिन एक्सप्लोड नहीं हुआ है। कितना सच है वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि ये मीडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक ये लगता है कि इस पे कोई ड्रोन तो शायद नहीं है, ड्रोन होता तो पक्का ही फटता। हम्म, क्योंकि इनकी कई मिसाइल आपने देखा है ईरान में भी लैंड की हैं, जो वहाँ पर अंदर घुस गई हैं, लेकिन फटी लेकिन नहीं। फटी नहीं है। तो हम्म, पॉसिबिलिटी लगता है, या एक ऐसी भी मिसाइल फायर की जा सकती है, जो मैं बोलता हूँ डमीज़ होती हैं, हम्म, जिससे वो जाके डिसेबल कर दे और एक्सप्लोड ना हो। तो अब ये जो वहाँ पर लोग गए हैं एक्सप्लोसिव्स वगैरह में, शायद इंडियन नेवी है, वो 1-2 दिन के बाद कन्फर्म्ड रिपोर्ट आ जाएगी कि एग्ज़ैक्टली ये था क्या? पर हम्म, पॉसिबिलिटी है कि ये मिसाइल में वॉरेड नहीं होगा, हम्म, इसीलिए वो पेनिट्रेट कर गई है, लेकिन फटी नहीं है। हम्म। तो ये जो अभी जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की G7 में मुलाकात का सवाल है, इसके बारे में भी मैंने देखा, कई विशेषज्ञों की मैंने बातचीत सुनी, उसमें विदेशी भी थे और भारतीय भी थे, तो वो सब लोग इस संभावना को लेकर थोड़े से घबराए हुए भी थे कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं प्रधानमंत्री के साथ भी, जिस तरह से उनके विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ अशिष्टता की, डोनाल्ड ट्रंप कहीं प्रधानमंत्री के साथ भी उसी लहजे में उसी तरह की बातचीत ना करने लगे जिस तरह की उन्होंने जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में की थी। वैसे मेरे को लगता है ऐसा होएगा तो नहीं, क्योंकि नहीं, देखिए उन्होंने हम उन्होंने तो यही मानते हैं कि ऐसा ना हो, हाँ, क्योंकि अगर अगर प्रधानमंत्री ने इस घटना का जिक्र किया कि भाई आपका विदेश मंत्री बदतमीज क्यों बात कर रहा था, जरा आप समझाइए उसको। प्रधानमंत्री अपने तरीके से कह सकते हैं कि आपका विदेश मंत्री बदतमीजी से बात कर रहा था, हमारे भारतीयों को मार दिया, आप समझाइए उसको, हमसे थोड़ी ना आपकी लड़ाई है? तो फिर वो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ हम मरे जा रहे हैं समझौता करने के लिए, दूसरे इसलिए कि इसमें इलीगल ईरानी ऑयल जा रहा था, इस नाम पे आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। और अब प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई ठिकाना थोड़ी ना, कब कौन सी बात करने लगे। जी। नहीं, मेरे को देखिए उनको भी पता है। देखिए कई बार क्या होता है कि मैं जो सैनिक बताना चाहूँगा, आज आदमी देखता है कि अपोज़िशन, वो जो मेरे सामने बंदा कैसा है, क्या वो बुलडोज़ हो सकता है? उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की को जब उन्होंने बुलडोज़ किया, तो उनको ये पता था कि प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज वो लड़ाई में फँसे हैं। उनको यूनाइटेड स्टेट्स की मदद चाहिए, या तो सीज़फायर कराने के लिए या वेपन सिस्टम्स के लिए। वो उसको उन्होंने फ़ायदा उठाया और इसीलिए उन्होंने उनको काफ़ी लताड़ा। पर एक बात है, प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि मीडिया और प्रेस के सामने उन्होंने भी मुँह तोड़ जवाब दिया है। हम्म। उसके बाद मेरे ख्याल आज तक हुआ है 1-2 बार, ये साउथ अफ्रीकन प्रेज़िडेंट के साथ भी उन्होंने बात की थी, और जापानियों के ये बारे में भी गलत बात की थी। हाँ, और ये नेतन्याहू के लिए भी ये गलत एफ वर्ड का बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि भारत की जो जनता है, वो तो कभी माफ़ नहीं करेगी, और भारत की लीडरशिप भी माफ़ नहीं करेगी। मेरे को नहीं लगता वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ ऐसी कोशिश करेंगे।
लेकिन मेरे को इतना पूरा भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर इस विषय को, देखिए कई बार होती है कुछ टॉक्स रिकॉर्ड की जाती हैं और कुछ ऑफलाइन बोली जाती हैं, मतलब अलग से जब आप चल रहे हैं तो वो जब मीटिंग खत्म हो सकती है उनको जरूर इतना तो बोल सकते हैं और शायद बोलेंगे कैजुअली कि ये बिल्कुल गलत है एंड यू नीड टू पुल अप मार्को रूबियो। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको नकारा भी कर दें या अनदेखा कर दे वो बात को, वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल कन्वे तो हम करेंगे। चलिए, मैं भी चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से ये कहें कि भाई आपके विदेश मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं था, आपसे हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। आप एक तो मुझे दोस्त कहते हैं अपना, मैं भी आपको अपना दोस्त कहता हूं, उसके बाद आपके विदेश मंत्री इस तरह की बात करते हैं। देखिए कई बार ये नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप गाली तो नहीं दी, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कई बार उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बड़ी गहरी छनती है, लेकिन एक बार उन्होंने ये भी कहा कि हम इनका कैरियर खत्म कर सकते हैं, फिर बात को घुमा दिया उसके बाद में। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप करते करते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए थोड़ा इनसे मिलने से पहले प्रधानमंत्री को सोचना भी पड़ेगा, और क्या करें क्या ना करें, ये सब बड़ी दुविधा की स्थिति वहां पर मौजूद मौजूद है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं ईरान और अमेरिका के बीच में जो तथाकथित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एमओयू हुआ है। एमओयू का मतलब ये हुआ कि ये दरअसल डील से पहले का दस्तावेज है, यानी इस दस्तावेज के आधार पर डील होगी। इस दस्तावेज में लिखा भी हुआ है, एक पॉइंट उसका ये भी है कि इस डील पे दस्तखत होने के बाद में अगले 60 दिन तक ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर प्रश्न के ऊपर, एटमी सवाल के ऊपर आपस में चर्चा करेंगे कि उसका प्रोटोकॉल क्या हो। उसमें ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी क्या करेगी, ये सब बातों की चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ में जो दूसरे पॉइंट हैं, वो पॉइंट तो बिल्कुल साफ तौर पे कहते हैं कि जिस बात को हम लोग अपनी चर्चा में कहते थे और अमेरिका नहीं मानता है, ये मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग तो एक तरह से अमेरिकन डिफीट का दस्तावेज है, ये अमेरिकन पराजय का दस्तावेज है। उसमें यह तक है कि भाई आपको और आपके एलाई को 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन प्लान देना पड़ेगा, और हमारे 25 अरब डॉलर के जो एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं उनको आपको खोलने पड़ेंगे, और हमारे मामलों में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये ईरान के आसपास और मिडिल ईस्ट से आपकी जो फौजी मौजूदगी है, फौजी मौजूदगी भी आपकी कम होगी या खत्म होगी, और हम अपने हितों की, हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगी हैं वो सैंक्शन हटाई जाएंगी, सब ये सारी की बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। अब तो नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बधाई दे दी गई है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक ट्वीट में, अपने एक एक्स पे पोस्टिंग में, मैंने आज ही देखा है, उन्होंने बधाई दे दी कि भाई आप दोनों के बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बन गई है, बड़ी अच्छी बात है, इससे विश्व शांति होगी और होर्मुज वगैरह भी खुलेगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज खुल जाएगा, सभी नाकेबंदी हट जाएगी, लेकिन होर्मुज से जो आवाजाही होगी वो ईरानी बंदोबस्त के तहत होगी, अंडर ईरानियन अरेंजमेंट होगी। मतलब यानी ईरान अभी भी अड़ा हुआ है इस बात पे, और उसने मनवा लिया है अमेरिका से कि भाई हम तो टोल वसूलेंगे, और टोल वसूल के ईरान जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहता है। अगर वो $1 एक बैरल के ऊपर लेता है तो वो एक साल में बिलियंस ऑफ डॉलर की आमदनी कर लेगा। तो उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, उसने लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, बहुत मार भी खाई, ईरान ने मारा भी, लेकिन और उसके वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसकी लीडरशिप मार दी गई, उसके फौजी मार दिए गए, उसके सेनापति मार दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि दुनिया के मंच पर ईरान अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को हराते हुए दिख रहा है, और अमेरिका उस हार को इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करके स्वीकार करते हुए दिख रहा है। जनरल मेस्टन, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए ये जो अभी एमओयू की बात हो रही है, ये इसमें सबसे ज्यादा जल्दी किसको हो रही थी, उसका जवाब है प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसमें कोई शक नहीं है। ईरान तो कोई जल्दी में नहीं था। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी में थे तो उसके क्या कारण है? कुछ कारण है। पहला तो है ये जो इनका 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि अपना इंडिपेंडेंस डे वो बहुत शान और शौकत से बना सकते हैं। दूसरा ये जो G7 समिट है, उसमें भी वो बहुत एक विजयी या विनर के तौर पे आके दिखाना चाहते हैं और दुनिया को भाषण देंगे कि ये लड़ाई हम जीत गए हैं।
और तीसरा जो है खैर इन्होंने अनाउंस अपने बर्थडे के दिन में किया जिसमें वो 80 साल हो गए। और लास्ट उनको ये भी पता है कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसकी तैयारी है। हुँ, अब सवाल उठता है कि पहली बात तो ये नैरेटिव वॉरफेयर होगा। देखिए एक वॉरफेयर तो ग्राउंड पे हुआ है, जिसमें मैं साफ मिलिट्री लॉजिक से बोलूँगा, हुँ, उसमें पलड़ा तो ईरान का भारी था। हुँ, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये जल्दी इस डील के लिए इसलिए की क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी जो ताकत थी, हुँ, वो थी उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स, वो सबसे बड़ी ताकत थी। उसको अमेरिका डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया क्योंकि उनकी एक तो तादाद बहुत ज़्यादा थी, हुँ, नंबर 2 वो ग्राउंड के इतनी नीचे डगब है, अंडरग्राउंड है, हमने देखे हैं सबने। हुँ, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हुँ, और आज मैं बोलना चाहूँगा कि ईरान को चाहे न्यूक्लियर हो या नहीं हो, वो हुँ, सबसे बड़ी ताकत तो आज उनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स है और उसको वो नहीं मतलब मार कर पाए क्योंकि वो इतनी गहराई से लगे हुए हैं। और हुँ, बहुत उनके लॉन्चर साइट थी, हुँ, टनल से किस प्रकार लग रही थी निकल रही थी। अगर ये इनकी ताकत थी और दूसरा इनका एक और लेवरेज हो गया था कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हुँ, अगर ईरान ने ये सारा किया है तो मिलिट्री तौर पे तो पलड़ा ईरान का भारी था। अब नेगोशिएशन पे बात करते हैं। नेगोशिएशन पे देखिए पहली बात, ये लड़ाई में एक और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वो है इज़राइल। हुँ, नेगोशिएशन के लिए लगाया किसको? पाकिस्तान। हुँ, हुँ, और वो सबसे ज़्यादा उनका जो फ़ेवरेट फ़ील्ड मार्शल, ये तो सबसे बड़ी एक मैं बोलूँगा क्वेश्चन मार्क है। वो जो फ़ील्ड मार्शल जो देश और पाकिस्तान देश जो इज़राइल को अपना एनिमी मानता है। हुँ, वो तो ओपनली बोलता है ये ज्यूज़ हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये हमारे मतलब एनिमीज़ हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वही पाकिस्तान है जिसने ईरान को लड़ाई के समय ईरान के मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट्स पार करने की जगह दी। हुँ, ये वही पाकिस्तान है जो सऊदी अरेबिया के साथ उसने डिफेंस डील साइन की है और जब बोला कि सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो हम उनकी मदद करेंगे, तो ये ईरान के खिलाफ जाती है। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान जैसे देश को ट्रंप ने चुना और वो भी आसिम मुनीर ने जो माहिर है इन चीज़ों में, जो डीजी आईएसआई रह चुका है। हुँ, तो सवाल उठता है, पहली बात तो क्या ये इज़राइल इस डील को मानेगा? मेरे को नहीं लगता। ये जो ओवरऑल अगर मैं आपको बोल दूँ एक शब्द में, ये जो एमओयू है या जो डील है ये शॉर्ट लिव्ड है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है और हुँ, ये नहीं चलेगी। ये मेरा मानना है चाहे प्रेज़िडेंट ट्रंप नैरेटिव वॉरफेयर में दुनिया को दिखा देंगे कि हम जीत गए और अब नैरेटिव वॉरफेयर होगा। ईरान बोलेगा हम जीते हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलेंगे मैंने इनको शिकस्त दे दी है। लेकिन ऑन ग्राउंड उनके लोगों को भी पता है, अमेरिकन लोगों को भी कि हकीकत यह है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का नैरेटिव वॉरफेयर ज़्यादा चलेगा नहीं, जिस हुँ, प्रकार उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ भी नैरेटिव वॉरफेयर ऑफ सिंदूर में गलत चला दिया था। तो नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने अभी बताया कि ईरान ने अपने 14 पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए उसको तो कोई भी पढ़ने में ये साफ ज़ाहिर है कि ये तो टोटल सरेंडर अमेरिका कर रहा है। हुँ, अब ये कितनी सही है, क्योंकि ये ईरान ने अपने सोर्सेज़ से निकाली है, लेकिन कुछ मिलती-जुलती चीज़ें तो इसमें दिख रही हैं। देखिए कल कतार का डेलीगेशन गया था, वो वहाँ पर 17 घंटे ईरान के साथ बात कर रहा था। हुँ, मेरे को लग रहा है इस डील में पैसों की भी देन-लेन हुई है। हुँ, मतलब सीधे ईरान को पैसे दिए गए हैं कि हुँ, भैया ये आप पैसे शुरू कर दो ये हम आपको दे रहे हैं। यूएई ने भी शायद दिए हैं, सऊदी अरेबिया ने। और आपने एक पैटर्न देखा था, ये 3 कंट्रीज़ के ऊपर इसके बाद कोई टारगेटिंग नहीं हुई है। हुँ। लेकिन कुवैत के ऊपर टारगेटिंग हुई और बहरीन के ऊपर, ये भी एक पैटर्न दिखता है। मुझे तो सर बीच में ज़रा-सा रोक रहा हूँ। मुझे ये जानकारी मिली है और आप भी जो बात कह रहे हैं उससे मिलती-जुलती बात है कि ईरान को अमेरिका ने इस डील को करने के लिए वो भविष्य में 300 अरब डॉलर खर्च करेंगे वो तो अलग बात है। इसको करीब 25-30 अरब डॉलर दिए हैं ईरान को, अमेरिका ने भी दिए हैं। देखिए वो ना ये जो बात हो रही है, जो ईरान भी बोल रहा है कि हमारे फ्रोज़न एसेट्स हैं, हो सकता है फ्रोज़न एसेट्स ये वापस दिए गए हैं, लेकिन ये अनाउंस किया जाएगा डील के ज़रिए या एमओयू के ज़रिए। तो ये इनको एक बोलता है ना लुक्रेटिव ऑफ़र दिया है, क्योंकि ईरान ने भी देखिए ईरान भी चाहता था ये लड़ाई एक दिन बंद तो हो, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमिक हालात अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन 254% हो चुका है। हुँ, वो भी चाह रहा था तो पैसों का तो ये देन-लेन हुआ है, 70 ये लेन-देन हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है और तभी ईरान माँगा है।
देखिए टाइम ईरान की साइड में था, उनको कोई जल्दी नहीं थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास टाइम नहीं था, वो इम्पेशेंट थे और इम्पेशेंट आदमी डील्स में या एमओयू में गलती करता है और इसका सबसे भरपूर फायदा किसने उठाया? आसिफ मुनीर ने। और ये मैं आज बोलूं तो सबसे ज्यादा ये चोट पहुंचाती है डील इजराइल को और किसी को नहीं। क्या प्रॉक्सीज डिस्कस हुए? नहीं हुए। क्या ईरान की मिसाइल्स की नफरी डाउन की जाएगी? उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, उसका तो वर्णन ही नहीं है। तो थ्रेट तो ये लड़ाई का शुरुआत तो 7 अक्टूबर 23 से हुई है, जब ये हमास ने अटैक किया। तो कहने का मतलब है इजराइल में के अंदर भी इलेक्शंस हैं अक्टूबर में। मेरे को नहीं लगता ये इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं और इजराइल की जनता के अंदर तो एक जुनून है, वो लेबनान से विड्रॉ नहीं करेंगे, ना सीरिया से करेंगे, ना हम ये गाजा से करेंगे। तो ये तो इसका टेक ऑफ लेवल बहुत अनाउंस किया जाएगा फैन फेयर के साथ। और ये जो 60 डेज जो आप बात कर रहे हैं, ये लड़ाई शुरू क्यों की थी? अमेरिका ने तो क्या बोला था? उन्होंने तो एक ही चीज बोली थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एमओयू में बात ही नहीं हो रही है। मतलब कहने का मतलब है ईरान को पहले सब कुछ दिया जा रहा है, फ्रोजन एसेट दिए जा रहे हैं, सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा रहा है, उनको कंट्रोल रिटेन करने की क्षमता दी जा रही है कि उसके बाद वो कंट्रोल कर लेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ चले गए? तो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये कवर अप, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये डील नहीं चलेगी। दिस इज जस्ट अ टाइम पास। अगर मैं इसको बहुत ब्लंटली बोलूं, मेरे को इसमें कोई होप और नहीं दिखती है। और आज ईरान को भी देखिए, ईरान के लोग भी इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मीडिया में भी आ रहा है। लेकिन ईरान जो बाकी कंट्रीज में है, जैसे अमेरिका वगैरह में, वो भी इस डील को कंडेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को धोखा दिया। क्या धोखा दिया? वो बोलते हैं कि 20 सॉरी, ये जब जून 26 में, जनवरी 26 में जब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था हेल्प इज कमिंग, पर वो हेल्प बहुत लेट गई है। लेकिन अब वो हेल्प गई कहाँ? वो तो सारा सरेंडर हो गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना क्रेडिबिलिटी अमेरिका की और खुद की बिल्कुल डाउन कर दी है। वो नैरेटिव वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितना भी बोल दें कि हम जीत गए हैं, जैसे वो बोलते आ रहे थे हमने इनकी नेवी ध्वस्त कर दी है। अगर नेवी ध्वस्त कर दी थी तो एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूंगा, फिर अमेरिका की नेवी वहां क्यों डिप्लॉयड थी गल्फ ऑफ ओमान में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए? तो कहने का मतलब है उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है। तो अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं, ईरान के लिए आज मिलिट्री तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे ये तो विन विन सिचुएशन है। ये अमेरिकन कैसे डाइजेस्ट करेंगे, अमेरिका जनता कैसे डाइजेस्ट करेगी, और पूरे वर्ल्ड में चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी बोल दें, उनकी एक अमेरिका की जो सुपर पावर इमेज है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो वो बहुत डाउन हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। एक बहुत ही हम लोग इतिहास के एक ऐसे ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं, जबकि ईरान ने, जिसको कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं माना जाता था, जो मध्य पूर्व में एक सबसे बहुत बड़ा देश था, एक महत्वपूर्ण सिविलाइजेशनल कंट्री था, एक सांस्कृतिक देश था, ये सब तो ईरान को माना जाता था। लेकिन वो अमेरिकी फौजी ताकत से लोहा लेकर, इजराइल और अमेरिका की मिली-जुली फौजी ताकत से लोहा लेकर उनको हरा सकता है, इस प्रकार की छवि उससे निकल सकती है कि वो जीत के आया है। ये अपने आप में इतिहास की बहुत अनूठी घटना है। बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर थैंक जनरल यू। संजय मेस्टन, बहुत ही अच्छा विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू। आपने पाले के दोनों तरफ विश्लेषण किया, जो भारतीयों के साथ अमेरिका ने जो ज़्यादती की है, उसका भी विश्लेषण किया, और साथ में ईरान और अमेरिका के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसका भी विश्लेषण किया। घटनाएँ आगे बढ़ रही हैं। आपने कहा है कि ये डील जो है, वो बहुत दिन नहीं चलेगी। इज़राइल मानेगा नहीं इसको, किसी न किसी तरीके से इस डील को ध्वस्त करना चाहेगा। और ये भी हो सकता है कि 4 जुलाई को जब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मन जाए, तो उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ही इस डील की बहुत सी बातों से फिर जाएं। ये भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इस डील की बहुत सी बातों को मानने से इनकार कर दें। देखिए आगे क्या होता है। परिस्थिति बहुत नाजुक है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेजर थैंक यू। जनरल संजय मेस्टन जी। थैंक यू जी। थैंक यू अभय जी। जी नमस्कार।